सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स में नोट करेंगे a force required to make a body move along a circular path a force required to make a body move along a force required to make a body move along a circular path with uniform speed is called centripetal force. With uniform speed is called centripetal force. Is called centripetal force. अब एक डायग्राम बना लीजिए। ये सर्कल बना लिया मैंने यहाँ पर। अब इसका एक सेंटर है O, इसका सेंटर है O। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो इस सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक थ्रेड में किसी एक स्टोन को बांध लिया, उसको ऐसे ऐसे मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं इस इंस्टेंट पर देखूं कि स्टोन यहाँ पर है, तो इस इंस्टेंट पर इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ऐसे होगी, टेंजेंशियली होगी v। अगर मान लीजिए मैंने इसको पकड़ नहीं रखा है तो ये टेंजेंशियली ऐसे भाग जाएगा, ठीक है, ये सर्कल में नहीं घूमेगा गोल गोल। तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई v। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई तो ऐसी फोर्स है जिस फोर्स ने इसको रोक रखा है। तो वो फोर्स कहाँ लगती है? अंदर की तरफ लगती है, सेंटर की तरफ जो लगती है फोर्स उसको मैं बोलता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर भी ये फोर्स ऐसे लग रही है F, ठीक है। 1 मिनट वेट करें सभी बच्चे। इसी तरह से ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव करते हुए, ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव करते हुए यहाँ पर आ गया मान लीजिए। तो इस जगह पर मैं देखूं तो इस जगह पर भी वेलोसिटी ऐसे लगेगी, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर सेंटर की तरफ लगेगी। फिर ये ऑब्जेक्ट मूव करते हुए यहाँ आ गया, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और सेंट्रीपिटल फोर्स अगेन अंदर की तरफ। अब ये यहाँ आ गया तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ। तो मैं ये परपेंडिकुलर ही होंगे, ये परपेंडिकुलर ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर पर होता है, 10th में करा था, याद होगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो टेंजेंट है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, याद है, हाँ, सर्कल्स में। तो अब आप ये देखिएगा
कि यहाँ पर एक फोर्स है जिसने इसको रोक रखा है ऑब्जेक्ट को कि ये सर्कुलर पाथ से निकल के कहीं बाहर ना भाग जाए। ठीक, वो जो फोर्स है दैट फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, और इसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं। ठीक है शिवांश, क्लियर? अच्छा, तो अब आप ये नोट करेंगे कि व्हेन अ बॉडी, नोट करिए, वी नो दैट we know that when a body when a body undergoes a uniform circular motion, it experiences an acceleration called it experiences an acceleration called centripetal acceleration. It experiences an acceleration called centripetal acceleration given by a is equal to v square upon r। और v क्या होता है? v होता है r ओमेगा के बराबर। ओमेगा क्या था? रेडियल वेलोसिटी। ठीक, तो इसकी जगह अगर r ओमेगा डाल दिया तो r ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन r, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। r से r कैंसिल आउट हो गया, तो मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को r ओमेगा स्क्वायर भी बोल सकता हूँ। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले, या तो वी स्क्वायर अपॉन आर या आर ओमेगा स्क्वायर, ये हम कर चुके हैं, लास्ट वाले चैप्टर में करा था हमने कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। फिर आप ये कहेंगे कि जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये है तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास into centripetal acceleration into centripetal acceleration। ठीक है, तो मास तो हो गया m, और एक्सेलरेशन क्या हो गया? v स्क्वायर अपॉन आर। तो या तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर बोल दो या एम आर ओमेगा स्क्वायर बोल दो। तो ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये याद रखिएगा। ठीक है, सिर्फ इतना करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक नोट करें, सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। सर्कुलर सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। एक मिनट, ऑन अ लेवल रोड। अब सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन ये है कि
जैसे मान लीजिए एक कोई ग्राउंड है, जैसे हमारी सोसाइटी में ग्राउंड है, सर्कुलर है ना वो, तो उसके बराबर में जो सड़क है उस पर अगर कोई कार ऐसे गोल 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 घूमने लगे तो वो सर्कुलर मोशन है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सर्कुलर मोशन के लिए एक किसी कार को पूरा का पूरा सर्कुलर पाथ ही कवर करना पड़े, ये जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वो, ये क्या हुआ, अच्छा, अच्छा वो मच्छर, इससे मच्छर मरते हैं? मुझे लगता है और हो जाते, मुझे लगता है और पैदा हो जाते हैं। अच्छा वो नीचे मर जाते होंगे फिर ऊपर आ जाते होंगे नीचे से भागकर। अच्छा है, चलो ये खिड़की उड़की बंद है, मुझे मुझे चक्कर आ जाते हैं इसकी स्मेल से, बड़ी अजीब सी स्मेल होती है यार, इसमें क्या होता है? कोई कॉल आ रहा था क्या? हम्म, तो आप ये देखिएगा कि अगर कोई कार ऐसे सीधी चल रही है ना और वो हल्का सा इस तरीके से टर्न भी लेती है, ठीक, तो भी मैं कह देता हूँ कि वो उसका सर्कुलर मोशन है। कभी भी आप देखेंगे किसी भी रोड पर आप जाएंगे तो किसी भी रोड पर ऐसा शार्प टर्न तो होता नहीं कि सामने इधर भी दीवार है इधर भी दीवार है और आपको एकदम से इधर ही कट मारना है, ऐसा तो नहीं होता। और अगर मान लीजिए कि अगर आपको एक शार्प टर्न लेना भी है तो भी वो शार्प टर्न ऐसा नहीं होगा कि कार ऐसे जाते हुए और एकदम ऐसे घूम जाए। ठीक है, वो ऐसे 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 गोल जाएगी ही जाएगी। तो जब कोई कार ऐसे सर्कुलर पाथ ले रही है, मतलब एक टर्न ले रही है, तो उस टर्न को, वो हल्का सा टर्न है, आप क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन से उस हल्के से टर्न को कंप्लीट कर लेंगे। और कंप्लीट करने पर आप देखेंगे कि उसका सेंटर कहाँ पर बन रहा है, तो आप उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सर्कुलर मोशन का मतलब ये जरूरी नहीं है कि कार को गोल गोल चक्कर ही लगाना है। ठीक है, अच्छा लेवल रोड का मतलब ये है कि रोड जो है वो बिल्कुल ऐसी है, एक लेवल में है। फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि जनरली जितनी भी सर्विस लेन्स होती हैं, जो सड़क होती है, सड़क के बराबर में एक सर्विस लेन हुआ करती है। तो जो सड़क होती है, जिस सड़क पर टर्न बहुत होते हैं, खास तौर पर जो हाईवे होता है, हाईवे पर जैसे मान लीजिए लेफ्ट राइट टर्न आपको लेना है तो लेफ्ट वाली साइड हल्की सी ना उठी हुई होगी जमीन से। ठीक है, क्योंकि कुछ होते हैं ना जो, क्या कहते हैं उसको, बेकाबू स्पीड जो होती है, वो हाई स्पीड 100 से भी ऊपर वाली जो स्पीड होती है, तो उस स्पीड पर, अभी मैं बताता हूँ उस स्पीड पर क्या क्या हो सकता है। तो उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा वही है बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग का मतलब ये है, बैंकिंग का मतलब ये नहीं है कि रोड पर बैंक की कोई ब्रांच खुल जाए। ठीक है, बैंकिंग का मतलब ये है कि रोड के जो किनारे हैं उनको थोड़ा सा उठा दिया जाता है, ताकि कोई गाड़ी चलाते हुए रोड के बाहर कहीं इधर उधर जाकर ना गिर जाए। ठीक है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उन दोनों का रोल यहाँ पर आएगा। इसी वजह से हमने ये पढ़ा है। तो अब जरा आप देखें कि मैं इसमें एक डायग्राम बनाऊंगा कार का। सोचो कि इस तरह से एक कार है, और कार का फ्रंट बना रहे हैं हम। क्या? अच्छा ये पता नहीं क्या हो गया, हो जाएगा ठीक। मेरी वीडियो फ्रीज हो गई है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा, एक मिनट रुकिए बस। यहाँ पर क्या है कि ये जो कार है, ये कार इस रोड पर चल रही है, और ये ना ऐसे सामने से हमारी तरफ आ रही है, मतलब इस तरह से हमारी तरफ आ रही है कार। तो ये जो कार है, इसका क्या काम है कि अब यहाँ पर आगे ना कोई टर्न है, तो ये कार ऐसे आते 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 इस तरह से घूम जाएगी, मतलब ऐसे सीधी सीधी आते आते और ऐसे घूम जाएगी। ठीक, टर्न लेने वाली है मतलब ये गाड़ी। तो अब मैं ये कहूंगा कि कार के दो, मैं आगे के दो व्हील्स की बात कर रहा हूँ, मतलब ये जो व्हील्स हैं एक के पीछे एक ही होते हैं ना, तो ये जो व्हील्स हैं ये टच कर रहे हैं ग्राउंड को।
तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर एक तो जो इसका वजन है कार का, जो वेट है, हमने माना कि कार का सेंटर जो है वो यहाँ पर है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो कार का वजन स्मॉल एम है, तो एम जी ये नीचे की तरफ ऐसे एक्ट करेगा, ठीक है, एम जी नीचे की तरफ एक्ट करेगा। और जो व्हील्स हैं, इस व्हील पर, क्योंकि व्हील टच हो रहा है तो इस व्हील पर एक रिएक्शन लग गया R1, ये वाला व्हील टच हो रहा है तो इस पर वर्टिकल रिएक्शन हो गया R2। तो मैं ये कहूंगा ये जो mg है, इस mg के अगेंस्ट जो टोटल रिएक्शन है कार का, वर्टिकल रिएक्शन, वो हो गया R1 प्लस R2। यहां तक समझ गए कि नहीं, ये बताइए, बताओ दिवस, लक्ष्य, नित्या, विदुषी, यश, यहाँ तक क्लियर है यस कि सर। नहीं? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए इसके बाद आप देखिएगा कि अब जो अगला जो चीज मेरे को देखनी है वो हम ये कहेंगे कि मान लीजिए कि ये सेंटर है और ये जो कर्व इस तरीके से लेगी ना गाड़ी, तो यहां से लेकर और ये जो गाड़ी का सेंट्रल पॉइंट है वहां तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने R मान लिया। मतलब जो वो सर्कुलर पाथ है, फॉर एग्जांपल गाड़ी ने इतना सा टर्न लिया, बस इतना सा, यहां से लेकर यहां तक गई और फिर ये वाली रोड सीधी है, वो सीधी सीधी चलने लगी यहाँ पर आकर। लेकिन मैं क्या करूंगा कि जैसे ही ये कर्व बना तो मैं इसको, कर्व को ऐसे करके एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट बना लूंगा कि अगर ये इस तरह से सीधी ना जाती, अगर रोड यहाँ पर सीधी ना होती तो ये ऐसे घूमती है सर्कुलर पाथ में, ठीक है। तो इसका सेंटर ये, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस R हो गया। तो मैंने कहा ये गाड़ी ऐसे घूमने वाली है, तो ये सेंटर और ये इसका डिस्टेंस यहाँ से, यानी कि ये रेडियल डिस्टेंस जिसको रेडियस बोल देते हैं, ये रेडियस हो गया, समझ रहे हैं? ठीक। अच्छा, उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये जो कार है ना, ये इसके दो व्हील्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मतलब सड़क पर चल रहे हैं, टच्ड हैं, तो इसकी वजह से एक फोर्स लगेगी F1 और इसकी अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगी F2, F1 और F2, F1 और F2, ठीक है। अब मेरी बात एक बार ध्यान से आप लोग समझिएगा कि मान लीजिए एक सीधी रोड है, मान लीजिए ऐसे एक सीधी रोड है और मैं उस सीधी रोड पर ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, ठीक। हम उस सीधी रोड पर जा रहे हैं और हमें आगे एक टर्न दिखाई दे रहा है और हमारी जो स्पीड है वो भयंकर स्पीड है, मतलब 100 से ऊपर हम जा रहे हैं, पागल हो चुके हैं बिल्कुल कि पता नहीं क्या करना है, सीधा आसमान में ही जाना है, तो हमने बहुत तेज चला रहे हैं। तो आगे एक टर्न आता है, हमने वहां से ऐसे करके गाड़ी को घुमा दिया। अब वो जो रोड है वो लेवल्ड रोड है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट रोड है। जनरली क्या होता है कि जब भी टर्न होते हैं तो ऐसे बेवकूफ ड्राइवर्स को ध्यान में रखते हुए, जो इधर वाली रोड है, जैसे मान लीजिए मेरे को लेफ्ट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न है आगे शार्प, तो जो इधर वाला ड्राइवर है, मतलब इधर वाला जो रोड का किनारा है, उसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाता है ऐसे, ठीक है। कि अगर आप बड़ी तेजी से घुमा भी रहे हैं तो दो तरीके की फोर्सेस होती हैं। जैसे हम यू कर्व ले रहे हैं तो हमारा जो सेंटर होगा, इस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा वो इस तरफ होगा यहाँ कहीं, कभी तो मैं ऐसे 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 घूम रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर सेंटर है और मैं इस तरह से कर्व ले रहा हूँ तो सेंटर यहाँ होगा, तो सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स होगी सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंटर से बाहर लगने वाली फोर्स होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब जो सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स है, इस डायग्राम से आप समझ पा रहे होंगे वो कौन सी फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शनल फोर्स तो वो भी होती है जो हम चलते हैं, तो क्या वो फ्रिक्शन की फोर्स मेरे को रोक पाती है? जब मैं ज्यादा फोर्स लगाता हूँ तो मैं आगे चल पाता हूँ। तो अगर मैंने अपनी स्पीड इतनी बढ़ा रखी है कि टायर के और रोड के बीच का जो फ्रिक्शन है हम उसको ओवरकम कर गए, और जो जो रोड है वो बैंक्ड नहीं है, वो बैंक्ड नहीं है मतलब उठी हुई नहीं है किनारे से, तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सेंटर से बाहर की तरफ है वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा हो जाएगा और हमारी गाड़ी जो है वो सड़क से उतर के और कहीं खाई में या इधर उधर गिर जाएगी, समझ गए? तो मैक्सिमम जो टर्न्स पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं, और इसीलिए टर्न से लगभग लगभग 200 300 या 400 मीटर पहले एक बोर्ड भी लिखा हुआ आता है कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ऐसे कुछ लिखा रहता है कि भाई आगे शार्प टर्न अहेड, प्लीज कंट्रोल योर स्पीड, ये लिखा रहता है। तो हालांकि हर जगह जो भी रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो इस चीज का ध्यान रखती है कि कई बार ऐसा है कि किसी इंसान का ध्यान ना जाए, कुछ काम है उसको जरूरी, वो बड़ी तेजी से जा रहा है, लेकिन अगर उसका ध्यान नहीं जाए तो भी
हम एक काम करते हैं कि हम रोड को थोड़ा सा साइड से उठा देते हैं। तो रोड को साइड से उठा देंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर बाहर की तरफ लगेगी भी ना, तो वो रोड उठी हुई है वो उसको पुश कर देगी अंदर। माउंटेन्स पर भी उठी हुई होती है रोड। माउंटेन्स पर जब भी आप टर्न लेते हैं तो रोड उठी हुई होती है। और वो किस चीज के लिए, अब आप ये देखिएगा, मैं बताता हूँ उसका क्या है। अभी आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि जैसे हम माउंटेन पर इस तरह से टर्न ले रहे हैं, ठीक है, तो माउंटेन्स पर जो रोड्स होती हैं वो रोड्स जनरली वन वे ट्रैफिक नहीं होता। वन वे ट्रैफिक नहीं होता, टू वे होता है। मतलब इधर से जाने वाला भी ऐसे जाएगा, उधर से आने वाला भी इधर से ऐसे आएगा। तो जो बंदा उधर से आ रहा है ना, जो उधर से आ रहा है वो रोड के उस तरफ, वो रोड के उस तरफ है। उसकी अगर स्पीड तेज है, उसकी अगर स्पीड तेज है तो वो बाहर की तरफ खाई में जाकर गिर सकता है। वो खाई में जाकर गिर सकता है। इस वजह से इधर वाली रोड तो उठी हुई होती है। लेकिन अगर हम ऐसे लेफ्ट टर्न ले रहे हैं और माउंटेन हमारे लेफ्ट साइड में, हम इस तरह से लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, तो वी आर सेफ। क्यों? क्योंकि हमारी रोड, मतलब जो गाड़ी है, और आप ये फील भी करेंगे माउंटेन्स पर जनरली आप ऐसे और ऐसे ऐसे ही रहते हैं गाड़ी के अंदर। कई लोगों को चक्कर भी आने लगते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी देर में रुक जाते हैं वहां पर जाकर। ठीक है। तो ये जो बैंकिंग ऑफ रोड्स है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर माउंटेन्स पर बैंकिंग ऑफ रोड्स ना हो तो जो बस होती है ना, जो मतलब पैसेंजर से भरी हुई बस होती है, वो बस की एक तो लेंथ इतनी ज्यादा होती है, और बस की अगर थोड़ी भी स्पीड ज्यादा होगी तो वो अपने मास की वजह से ही जो फोर्स होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, वो अपने मास की वजह से ही वो बाहर की तरफ जाकर गिर ही जाएगी। उसको फिर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। उसके बावजूद भी बैरियर्स लगाए जाते हैं रोड के किनारे पर। ठीक। मेरी बात समझ में आ गई कि इसको सेंटर की तरफ रोकने वाली फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो अगर आप स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो आपकी जो कार की स्पीड है, वो जो स्पीड है, स्पीड बढ़ाने का मतलब क्या, जितनी ज्यादा स्पीड आप बढ़ाते जाएंगे एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। ठीक है। एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो मास इनटू एक्सेलरेशन ही तो फोर्स होता है। तो वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये इस सेंटर की तरफ लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स को ओवरकम कर जाएगा, और कार जो है वो सड़क से नीचे उतर जाएगी। ठीक है। सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताएं प्लीज। आप लोगों को क्लियर है सबको? हाँ, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, क्लियर है? नित्या, Yes, sir. विदुषी? Yes, sir. ठीक है। अब आप यहां पर नोट करें, हम ये कहेंगे F1 इज इक्वल टू द फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन F1 एंड F2 एक्ट इनवर्ड। लिखिएगा, द फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन F1 and F2, F1 and F2 act inward at the inner and the outer tires respectively. Act inward at the inner and outer tires respectively. F1 is equal to mu R1 and F2 is equal to mu R2। तो आप ये देखेंगे कि जो अंदर वाला जो टायर है, मतलब इस सर्कुलर पाथ के अंदर वाला जो टायर है, उस पर फ्रिक्शन फोर्स F1 लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन R1 है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मैंने म्यू मान लिया, तो म्यू इंटू R1 हो गया। सिमिलरली इस वाले पर F2 लग रहा है, तो इस वाले टायर पर रिएक्शन कितना है, R2, तो F2 कितना हो गया, म्यू इंटू R2 हो गया। हम आगे नोट करेंगे टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन total force of friction is equal to F1 plus F2 is equal to F1 plus F2। F1 कितना हो गया, म्यू R1 और टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ना मैंने स्मॉल f बोल दिया, म्यू R1 प्लस म्यू R2। ठीक है। यहां से मैंने म्यू कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया R1 प्लस R2।
ठीक, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर मैं कहूंगा इक्वेटिंग द वर्टिकल कंपोनेंट्स को तो मैं बराबर रख सकता हूँ ना, क्योंकि कार जो है वो वर्टिकली थोड़ी ट्रेवल कर रही है। तो इसका मतलब ये जो mg है ये r1 प्लस r2 के इक्वल होगा। mg इज इक्वल टू r1 प्लस r2। इक्वेशन 2, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए। इक्वेशन 1 में डालिए इस वैल्यू को। तो F is equal to total force of friction, F is equal to mu mg। F is equal to हो गया mu mg। उसके बाद एक पॉइंट लिखेंगे, फॉर द कार टू स्टे ऑन द रोड, फॉर द कार to stay on the road, for the car to stay on the road, the maximum force of friction must be equal to the maximum force of friction must be equal to or greater than the centripetal force, equal to or greater than the centripetal force, equal to or greater than the centripetal force, that is F is, या तो ये उससे ज्यादा हो, F is greater than or equal to कैपिटल F, और यहां इसके सबस्क्रिप्ट में लिख दीजिए सेंट्रीपिटल। ठीक है, स्मॉल f कितना है, स्मॉल f है म्यू mg, ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स कितना निकाला था हमने, mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r। अब देखिएगा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, जो भी कभी एक मतलब सर्कुलर मोशन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है, तो जितना फोर्स उस पर बाहर की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स अंदर की तरफ लगता रहे। मतलब सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो वो परफेक्टली उस पर चलता रहेगा। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो गया, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो गया तो बॉडी सेंटर की तरफ जाकर गिरेगी। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर हो गया तो बॉडी सर्कल से बाहर निकल जाएगी, सड़क से नीचे उतर जाएगी, नीचे उतर कर गिरेगी। तो इसका मतलब परफेक्टली वो एक टर्न ले ले गाड़ी, सर्कुलर पाथ फॉलो कर ले, उसके लिए हमारा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल होना चाहिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेरे पास नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेरे पास नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल दोनों के दोनों सेम है, दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। तो मैंने ये कहा कि जो टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो या तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो और या इससे थोड़ा सा ज्यादा हो। ठीक है, इससे थोड़ा सा ज्यादा हो, तो ज्यादा होगा तो बॉडी जो ये कार है ये थोड़ा बहुत सेंटर की तरफ तो शिफ्ट हो सकती है, लेकिन सेफ रहेगी, सड़क से नीचे नहीं उतरेगी। समझ गए? ठीक है, तो अब मैं ये कहूंगा कि हमारा और जो सेंट्रीपिटल अंदर सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स है दैट इज माय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स ये हो गया। तो यहां से मैं ये कहूंगा इधर भी m है, इधर भी m है, m से तो m कैंसिल आउट हो गया, r को इधर ले आओ, तो म्यू आर जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, वी स्क्वायर। पलट कर लिख दीजिए वी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी, वी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी।
अच्छा, द मैक्सिमम स्पीड विद विच द कार कैन टर्न सेफली। द मैक्सिमम स्पीड with which the car can turn safely is, अब आप ये देखिए क्या बोल रहे हैं, ये वेलोसिटी का स्क्वायर म्यू इंटू आर इंटू जी जो आएगा उससे कम होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी कम यानी कि स्पीड कम रखोगे तो सड़क पर रहोगे, सुरक्षित रहोगे। मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है कि वी स्क्वायर म्यू आर जी से या तो छोटा छोटा हो या उसके इक्वल हो। तो मैक्सिमम इसकी लिमिट क्या हो सकती है कि वी स्क्वायर म्यू आर जी के इक्वल हो। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा उसको वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर जी। लेकिन मुझे स्क्वायर से थोड़ी मतलब है, मुझे तो मैक्सिमम स्पीड से मतलब है। तो वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। ये वो स्पीड है कि इतनी तक तो चलेगा, इतने तक तो चलेगा। अगर मान लीजिए मेरे पास किसी रोड का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, रेडियस है उस सर्कुलर रोड का, और स्मॉल जी की वैल्यू तो सबको पता ही है 9.8 होती है। तो उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करके मैं वेलोसिटी निकाल लूं तो मैं अपना गाड़ी चलाते टाइम ये देख सकता हूँ कि मैं मैक्सिमम इतनी स्पीड तक जाऊं तो मैं सेफ हूँ, नहीं तो मैं सड़क से नीचे उतर जाऊंगा। सभी को क्लियर है बेटा, बताइए बताइए, सबको समझ में आ Yes, गया? sir. ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में आप लिखें बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स, हाँ जी दोबारा बोलो। अच्छा, अगर कार ड्रिफ्ट करती है तो ड्रिफ्ट का मतलब तो ये है ना कि हम मतलब उसको घुमा रहे हैं, कि हमने एक जगह दो व्हील्स को फिक्स कर दिया और बाकी के व्हील्स को हम घुमा रहे हैं, वही होता है ना ड्रिफ्ट, क्या बोलते हैं उसको, हाँ। तो ड्रिफ्ट का बेसिकली मतलब ये है कि अपनी ही एक्सेस के चारों तरफ रिवॉल्व करना। तो वो तो मतलब है तो देखो वो भी फ्रिक्शन से ही रिलेटेड है वो भी। लेकिन उसमें ये रहता है कि जनरली जो ड्रिफ्टिंग करी जा सकती है ना कार्स की, वो तभी करी जा सकती है जैसे हम कोई भी हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी में चार व्हील्स होते हैं। तो जो, हाँ फोर व्हील ड्राइव चाहिए उसमें हमको। तो फोर व्हील ड्राइव में भी वो वाला हमको पता होना चाहिए कि हम ब्रेक्स कौन से लगा रहे हैं, फ्रंट व्हील्स के लगा रहे हैं या बैक व्हील्स के लगा रहे हैं। और उसमें भी अच्छा जो ड्रिफ्ट करवाने के लिए अच्छी तरह से लोग क्या करते हैं कि जो बूट स्पेस होता है, डिक्की जिसको कहते हैं, तो वहां पर क्या है, वहां पर वजन रख देते हैं, वहां पर थोड़ा सामान भर देते हैं उसके अंदर, ताकि पीछे से उसका वजन ज्यादा हो जाए। फ्रंट के आपने, क्योंकि आगे जो है ना, आगे तो इंजन होता है, तो इंजन का वजन होता है आगे, तो उससे ज्यादा वजन पीछे कर देते हैं गाड़ी में, ताकि हम अगर फ्रंट के व्हील्स का ब्रेक लगाएं तो पीछे वाले व्हील्स जो है वो अपने आप ही अपने वजन से भी घूमते चले जाएं। तो उसमें तो वो वाला कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, मैं आगे करता हूँ नेक्स्ट, बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स में नोट करें, द सिस्टम ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ अ कर्व्ड रोड। द सिस्टम ऑफ रेजिंग the system of raising the outer edge outer edge of a curved road above its inner edge is called above its inner edge is called banking of the curved road.
is called banking of the curved road. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे the angle through which the outer edge of the curved road is raised through which the outer edge of the curved road is raised above the inner edge is raised above the inner edge is called angle of banking. Is called angle of banking. इसका डायग्राम बनाएंगे. क्या सीरियसली मत लेना इस डायग्राम को. मतलब थोड़ा सा ज्यादा उठ गई है रोड, ऐसे में तो ये बेचारा गिर ही जाएगा आके. ठीक है, तो समझाने के लिए बताया गया, बहुत मामूली सा एंगल होता है, मुश्किल से 2 डिग्री या 3 डिग्री का एंगल होता है. ठीक है, वो तो ताकि मैं कंपोनेंट्स यहाँ पर ठीक से बना पाऊँ, समझा पाऊँ, इस वजह से थोड़ा ज्यादा बना दिया है. तो देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बेचारा गिर ही जाएगा इधर. तो ये थीटा हो गया. और अब मैं ये कहूंगा कि जो इसका सेंटर है गाड़ी का वो ये हो गया, और जो मास है ना, जो वेट है, सॉरी वेट तो नीचे की तरफ ही एक्ट करेगा ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा. तो सरफेस के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऐसे एक्ट करेगा, r इस तरह से एक्ट करेगा, r ऐसे हो गया. ठीक है, उसके बाद मैं ये कहूंगा कि जो एंगल है हमारा, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये वाली जो थोड़ी टिल्टेड सरफेस है, ठीक है, तो एक्चुअल में जो लेवल रोड थी वो तो ऐसी थी, लेकिन मैंने बैंकिंग कर दी, मतलब मैंने इसके आउटर एज को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया. तो हम ये कह रहे हैं कि ये इस वजह से कि अगर बाई चांस किसी की स्पीड ज्यादा भी है, मतलब इस वाली रेंज से ज्यादा भी है अगर किसी की स्पीड, तो वो बेचारा सड़क से नीचे ना गिर जाए. ठीक है, इस वजह से इसको बैंकिंग ऑफ रोड करी जाती है. अब जैसे ये mg है, तो mg इस हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर है, और ये जो r है, ये r इस टिल्टेड लाइन के परपेंडिकुलर है. तो मैं क्या करूंगा, इस r के पीछे की तरफ ऐसे डॉट डॉट एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा. तो इनके बीच में एंगल कितना बन गया, थीटा. तो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स. तो ये वाला एंगल थीटा हो गया. अच्छा, अब इससे मैं क्या कहूंगा कि भाई यहाँ पर जो फ्रिक्शन है, मैं अलग अलग टायर का अलग अलग फ्रिक्शन ना दिखा के मैं सिंगल ही दिखा रहा हूँ कि फ्रिक्शन हमारा इस तरफ एक्ट करेगा. फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज शोन बाई स्मॉल एफ. तो ये स्मॉल एफ हमारी फ्रिक्शन की फोर्स अंदर की तरफ हो गई. अच्छा, इसके बाद मैं कहूंगा कि यहाँ पर अगर इस mg के ठीक ऊपर की तरफ इसको लाइन को ड्रॉ कर दिया जाए, तो अब आप समझना कि इस r को आपने पीछे एक्सटेंड करा, तो यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई. इस mg को आपने पीछे एक्सटेंड करा, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई. तो ये वाला एंगल थीटा है, तो बेटा ये भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट. ठीक है, और ये r है और ये वाला एंगल थीटा बन रहा है, तो r के साथ वाला एंगल क्या कहलाएगा,
आर कॉस थीटा, ठीक। और इसके इस वाले के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में, ये जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा? आर साइन थीटा। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें डायग्राम समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, आर कॉस थीटा हो गया, आर साइन थीटा हो गया, एम जी हो गया, बस दैट्स इट, इतना है मेरे पास। अब इसी तरीके से मैं ये कहूंगा कि जो फ्रिक्शन की फोर्स है, फ्रिक्शन की फोर्स भी टिल्टेड फोर्स है, ठीक है। तो मैं इस वाले पॉइंट को, क्योंकि डायग्राम बहुत ज्यादा ना यहाँ पर थोड़ा कंजेस्टेड सा हो गया, तो मैं इसको अलग बनाना चाहता हूँ कि फ्रिक्शन की फोर्स ऐसी है, स्मॉल एफ, ठीक। अच्छा, और अगर टिल्टेड फोर्स है ना, सीधी तो नहीं है, तो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। एंगल तो पता होना चाहिए ना। ये थीटा कहाँ पर बनेगा? थीटा जो है वो, ये जो फ्रिक्शन वाली फोर्स है वो यहाँ पर, ये किसके साथ बना रही है? हॉरिजॉन्टल के साथ में, ठीक। तो ये जो टिल्टेड वाली फोर्स है, ये टिल्टेड वाली फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा बना रही है, तो ये थीटा हो गया। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो ये फ्रिक्शन वाली फोर्स ऐसे हो गई, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बना रही है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही तो है। मैं इस लाइन को, वेक्टर को मैं शिफ्ट करके ऊपर ला सकता हूँ, ठीक। मैं शिफ्ट करके ऊपर ला सकता हूँ। तो अगर मान लीजिए मैंने ऐसे एक लाइन बना दी, अगर आप देख पा रहे हैं, मैंने ऐसे लाइन बना दी, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दैट्स वाई मैंने ये वाला एंगल थीटा लिया है। तो ये स्मॉल एफ है, तो ये हो गया स्मॉल एफ कॉस थीटा, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कॉस, और परपेंडिकुलर वाला एफ साइन थीटा। बेटा ये सबको समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। ये बता दीजिए, विदुषी क्लियर है? यश, नित्या, Yes, sir. लक्ष्य, यस सर। समझ गए हैं? चलिए आगे चलता हूं फिर मैं। अब हम नोट करेंगे यहाँ पर, equating the forces along the horizontal and vertical directions respectively. अब वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में जितनी भी फोर्सेस हैं सबको इक्वेट कर देना है। तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि जो हमारी ये वाली फोर्स है, आर साइन थीटा इस डायरेक्शन में है, स्मॉल एफ इस डायरेक्शन में है, तो मैं इसमें कहूंगा कि, एक मिनट, मैंने ये आर साइन थीटा ना थोड़ा गलत बना दिया, परपेंडिकुलर बनाना चाहिए था ना इसके, इसको इसके परपेंडिकुलर बनाइए ऐसे, आर साइन थीटा, ये ठीक कर लो। आर कॉस थीटा के परपेंडिकुलर होगा ना, तो आर साइन थीटा ऐसे। तो अब जरा देखिएगा कि एक तो आर साइन थीटा हो गया हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में, और एक एफ, ये टिल्टेड फोर्स है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा दोनों इस डायरेक्शन में, ठीक है। और दूसरी डायरेक्शन में क्या लगेगा? दूसरी डायरेक्शन में लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके इक्वल होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल। तभी सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? आर साइन थीटा, अच्छा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालने का फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, इसीलिए मैं बार बार सेंट्रीपिटल यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर भी इसीलिए हमने सेंट्रीपिटल यूज करा था। करना तो चाहिए था कि सेंट्रीफ्यूगल से ज्यादा फोर्स होगा तभी गाड़ी अंदर की तरफ बची रहेगी, है ना। तो दोनों इक्वल होते हैं, तो आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल, इक्वल कर दीजिए।
इक्वल मतलब मैं बिल्कुल मैक्सिमम लिमिट देख रहा हूँ कि हाँ हमारा वो बैलेंस बना रहे। ठीक, तो एफ सेंट्रीपिटल क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन आर। मैंने बोल दिया r साइन थीटा प्लस f कॉस थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। इसको बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम कहेंगे कि mg प्लस f साइन थीटा। अब दूसरा देखते हैं, अब देखते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल नीचे की तरफ एक तो mg है और एक है f साइन थीटा। तो mg प्लस f साइन थीटा ये किसके बराबर होंगे, r cos थीटा के बराबर। तो mg प्लस f साइन थीटा इज इक्वल टू r cos थीटा। यहां से मैं कैलकुलेट करूंगा r cos थीटा माइनस f साइन थीटा। मतलब सोचो कि इधर इसको इधर ले जाओ, तो mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r cos थीटा माइनस f साइन थीटा। पलट कर लिख दो, r cos थीटा माइनस स्मॉल f साइन थीटा इज इक्वल टू mg। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 का एलएचएस क्या है, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन इक्वेशन 2 का एलएचएस क्या है, आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका राइट हैंड साइड क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और इसका राइट हैंड साइड क्या है, एम जी। तो इसको लिख दो एम जी अपॉन 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर भी रैशनल फंक्शन है नीचे भी रैशनल फंक्शन। सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। अच्छा, अब ये पूरी कहानी जो करी है इससे मुझे फायदा क्या होगा। मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि जैसे इधर साइन थीटा कॉस थीटा है, मैं न्यूमरेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दूंगा, डिनोमिनेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है ना। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें सभी को क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. हाँ चलिए, तो अब ये कहेंगे कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ एलएचएस बाय कॉस थीटा। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ एलएचएस बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, आर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये तो न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर आर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस एफ कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ एम वी स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ गया, एम वी स्क्वायर इंटू 1, और यहाँ आर और एम जी मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ गए, आर इंटू एम जी। एम से एम काट दो, कॉस थीटा से कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। आर टैन थीटा प्लस स्मॉल एफ अपॉन डिनोमिनेटर में आर टैन थीटा। गलत कर दिया क्या, ओके 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 ओके, ठीक है, गलत कर दिया मैंने। ये हो जाएगा एफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आर कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा ये वाला कटा, तो ये मेरे पास आ गया आर टैन थीटा प्लस एफ अपॉन आर माइनस एफ टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये आ गया। ठीक है जी, ये करने के बाद में ना जी ये रहा, जी यहां पर आ गया। अब क्या करें, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ एलएचएस बाई कैपिटल आर। कैपिटल आर से डिवाइड कर दो,
कैपिटल आर टेन थीटा अपॉन आर प्लस एफ अपॉन कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर माइनस एफ टेन थीटा अपॉन कैपिटल आर से कैपिटल आर ये कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब ये करने का हमारा पर्पस क्या था, ऊपर तो आ गया बेटा टेन थीटा, और एफ अपॉन आर क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये हो गया म्यू। आर अपॉन आर क्या हो गया 1, माइनस अगेन यहाँ पर एफ अपॉन आर है तो ये भी हो गया म्यू इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, और यहां लिख रहा हूं मैं, सिंस म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यही होता है फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। इसके बाद क्या करिएगा, यहां से ये जो आर जी है इस आर जी को इधर ले जाओ, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, और ब्रैकेट में क्या है म्यू प्लस टेन थीटा लिख दो ऊपर, या टेन थीटा प्लस म्यू लिख दो, एक ही बात है, म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, और फिर v क्या हो जाएगा आर जी ब्रैकेट में म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, इसका अंडर रूट। ठीक है भाई, अगर रोड जो है वो बैंक्ड भी कर दी जाए, मतलब थोड़ी सी उठा भी दी जाए, तो भी इतनी स्पीड से ज्यादा स्पीड नहीं रखी जाए, ये अगर रखोगे तो ठीक है, बचे रहोगे, इससे ज्यादा कर दी तो वहां पर भी भगवान के घर पहुंचने में देर नहीं लगेगी। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सभी को, बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए फिर आज इतना ही करते हैं, और बाकी कल जो है, कल आपकी क्लास लूंगा रात को 9 बजे। ठीक है, हाँ जी, और कल वाली क्लास को मिस मत करना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। फिर साइक्लिस्ट टर्न लेते टाइम थोड़ा सा झुक क्यों जाता है, ठीक, तो वो वाला टॉपिक करेंगे। आज के लिए इतना ही, 9 बजे रखूंगा, 9:15। Thank you, sir. ओके।